आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की जो जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा तैयार कराया गया है का सोशल साइंस विषय का सेट नंबर 4 का सेक्शन सी यानी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 39 से लेकर 46 नंबर तक उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं रूपेश कुमार RK+2 स्कूल हिरणपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूँ। मेरे द्वारा इस चर्चा को प्रारंभ किया जाता है। तो आज हम लोग सीधे सीधे प्रश्न पर 39 नंबर प्रश्न है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ। तो हम लोग जाने बाल्कन प्रदेश यानी जो लगभग कहे हमारा यूरोप का मध्य और पूर्व का इलाका है उसको कहते हैं बाल्कन देश। वहां पर अनेक प्रकार ऐसे बाल्कन देशों को यूरोप के बारूद का पीपा भी कहा जाता है। मैंने बारूद का ढेर एक तरह का वो फटते रहा है, वहीं से कहे हम लोग अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है ना, झगड़ा फसाद चलते रहा है। तो ये जो बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह के लोग निवास करते थे। बहुत सारा जातीय समूह का लोग है, अपना अपना हर जातीय समूह चाहता है मेरे लिए एक अलग राष्ट्र हो, तो उसके लिए समस्याएं उत्पन्न होती रही, तनाव उत्पन्न होता रहा। बाल्कन प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ऑटोमन साम्राज्य था कहां पर, तो तुर्की में। तुर्की का सुल्तान यानी ऑटोमन साम्राज्य का प्रधान हुआ करता था। तो ये जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था और वो लोग आपस में एक दूसरे में ईर्ष्या करते थे। अलग अलग लोग थे जैसे चेक, स्लोवाक आदि आदि जनजातियां थी और अपने अपने लिए राष्ट्र चाहते थे। तो ये जो ईर्ष्या का भावना था उसके कारण उन लोगों में संघर्ष होता रहता था, तनाव उत्पन्न होता था। वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका पर अधिकार करना चाहते थे। और जो बाहरी ताकतें थी जैसे उसके अगल बगल में इधर रूस, इधर जर्मनी, इधर इंग्लैंड, वो बाल्कन में अन्य शक्तियों द्वारा कमजोर कर अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। जर्मनी चाहता था मेरा दबदबा हो जाए उस इलाके में, इसलिए एक गुट को अगर वो उकसा रहा है, साथ दे रहा है, तो दूसरे गुट को इंग्लैंड साथ दे रहा है, तीसरे गुट को रूस दे रहा है। इस कारण से वहां तनाव हमेशा उत्पन्न होते रहता था। अगले क्वेश्चन पर आए हम लोग 40 नंबर पर। यह हमारा अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स समझौता है ना, का क्या अर्थ है। यह हम लोग कहें कि इतिहास विषय में भी है ब्रेटन वुड्स समझौता। तो जाने कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति होने के दौर पर था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होने के दौर पर था, तो वह अब जो है हमारा विश्व का विकास कैसे कर होगा, उसके लिए अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन बुलाया गया। तो ये जो सम्मेलन बुलाया गया कि युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद हमारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कैसे होगा, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया। कब, जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका का शहर ब्रेटन वुड्स में जो हेम्पशायर में है, न्यू हेम्पशायर में, वहां पर संयुक्त राष्ट्र के में मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। वहां पर दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाने पर जोर पड़ा, यानी दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की नींव पड़ी। एक को कहते हैं हम लोग IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी हिंदी में कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरे एक संस्था को सामान्य तौर पर हम लोग वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक कहते हैं। इसलिए जान लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि किन दो को हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें कहते हैं। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहते हैं। याद रखना हम लोग को, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यानी जो इसके बाद हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है, वो भूगोल विषय से हमारा वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य क्या है। अरे हम लोग छोड़ दीजिए दूसरा का उद्देश्य क्या है, हम लोग अपना ही घर के आसपास देखें,
वर्षा जल संग्रह का उद्देश्य क्या है? पानी को संग्रह करेंगे हम लोग किस लिए? कि जल की बढ़ती मांग को हम लोग पूरा कर पाए। अरे अगल बगल तालाब खोदकर, कुआं खोदकर, जो भी कहें, झील बनाकर, या भूमिगत हम लोग भूमि में स्टोर हो जाए। किस चीज के लिए? कि हमको अभी जरूरत होगा गर्मी में, आदि में वर्षा जल संग्रह करके रखें, जल का हम लोग बढ़ती मांग को पूरा कर सकेंगे। सड़कों को जल भराव से बचाना उसका एक उद्देश्य है ना। भूमिगत जल को अगर इकट्ठा करते हैं तो भूमिगत जल का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो अभी जान लीजिए ज्यादातर हम लोगों के यहाँ जल संकट, ऐसे कहा जाता है तीसरा विश्व युद्ध सामान्य तौर पर मानते हैं जल संकट के कारण ही होगा, है ना। क्योंकि जगह जगह देखेंगे पानी का कमी हो रहा है और प्रदूषण तत्व मिल रहा है। तो भूमिगत जल के प्रदूषण को घटाना है और उसका गुणवत्ता को बढ़ाना है। नहीं कुछ हो, आजकल देखते हैं अच्छा गुणवत्ता भूमिगत जल का गिर रहा है तो देखते हैं बोतल बंद पानी बहुत ज्यादा बिक रहा है। तो यानी जल अगर हमारा प्रचुर मात्रा में रहेगा, वर्षा जल को संग्रह कर रखेंगे तो वर्षा जल शुद्ध जल माना जाता है और यह जल जो हमारा जल की गुणवत्ता को बनाए रखेगा। अगला 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालिए, यानी भारत में कोयला का भंडार उत्खनन कहाँ कहाँ होता है, इस पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो भारत में कोयला ऐसे जानते हैं खास कर कोयला गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। टर्शरी कल्प में ज्यादातर कोयला का निक्षेप हुआ। तो भारत में कोयला लगभग 21,400 करोड़ टन भंडार है। प्रति वर्ष हम लोग 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयला का अधिकांश भाग जान ले हम लोग कहाँ पर स्थित है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग का उत्तर पूर्वी भाग में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेट है वो है हमारा अपना स्टेट झारखंड। यानी कोयला का भंडार हमारा महत्वपूर्ण रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल बने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में निकाला जाता है। कुछ भंडार हमारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर छूट गया एक्सेस, तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। और जानिए हमारा कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें से एक लिग्नाइट कोयला होता है। वो भंडार उसका ज्यादातर अलग अलग क्वेश्चन आता है। लिग्नाइट का भंडार तमिलनाडु के नेवेली में पाए जाते हैं, है ना। ऐसे अपने यहाँ जानते हैं हम लोग झारखंड में झरिया एक महत्वपूर्ण खदान है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है कोयला का, है ना। बगल में पश्चिम बंगाल में रानीगंज, अपने आसपास देखे हम लोग पाकुड़ जिला में अमड़ापाड़ा, आलूबेड़ा, है ना। शिमलोंग में कोलेवरी है, बगल में गोड्डा जिला में ललमटिया में कोलवरी है। तो ये झारखंड हम लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र है। अगला नंबर पे हम लोग 43 नंबर पर, 43 नंबर है हमारा, 43 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन कीजिए। छोड़ दीजिए, आपको भी कभी कभी जरूरत पड़ता होगा स्थानीय सरकार, मैंने लोकल स्तर का सरकार, जैसे मुखिया जी, जैसे वार्ड पार्षद, बहुत चीज होता होगा, मुखिया से लिखवा कर लाइए, है ना। जो लोग नगरों में रहते हैं उनको होता होगा अच्छा आप नगर पालिका से बनवाइए, चाहे आप मकान बना रहे हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हो। तो स्थानीय स्तर के सरकार के महत्व का वर्णन कीजिए। स्थानीय सरकार का मतलब है शासन का वह प्रणाली जो स्थानीय स्तर पर जनता के समस्याओं को हल करने और उसकी आवश्यकताओं के लिए बनाई गई है। तो स्थानीय स्तर पर जैसे बोले जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कुछ भी हो, यह इस गांव के निवासी मुखिया से लिखवाइए। तो यानी स्थानीय स्तर पर अनेक समस्याओं का निपटारा हो जाता है। स्थानीय स्तर पर लोगों का भी सीधा सीधा भागीदारी बनाना संभव हो जाता है। लोग सोचते हैं हमारे गांव का समस्या है, अलग अलग समस्याओं को लेकर, अलग अलग योजनाओं को लेकर लोग सामने आते हैं। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होती है। इतना वार्ड पार्षद है, इतना लोग मुखिया है आदि है, तो सबों को लगता है कि हमारे नजदीक से लोग जुड़े हुए हैं, हम आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं चुनाव में। तो यानी अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में भागीदारी होता है। और स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप होता है। विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का बंटवारा विभिन्न हाथों में होता है और समाज के मूलभूत जरूरतों को पूरा करने, यह कहीं हमारा क्षेत्रीय विकास, अलग अलग जगह गांव में कहीं लाइट लगवाएं, स्कूल में क्या चल रहा है आदि आदि गतिविधियां, यह हमारा जो सामाजिक भागीदारी होता है, इन सबों को इससे बढ़ावा मिलता है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला चीज जाने, हमारा राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहां भी है वहां पर राजनीतिक दल हैं। लोकतंत्र है, अब भले एक दलीय व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, द्विदलीय व्यवस्था हो, लेकिन राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र में शासन नहीं चल सकता है। तो राजनीतिक दलों का हमको जरूरत क्यों पड़ता है? राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़कर वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही सरकार बनाते हैं, उनकी विचारधाराओं के अनुसार देश चलता है, जो जनता से जुड़े हुए होते हैं। तो देश के लिए राजनीतिक दलों का जरूरत है हमको कानून बनाने में। वो राजनीतिक दल जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सब जगह हम लोग मिलकर 140 करोड़ लोग मिलकर रोज बैठकर फैसला नहीं करेंगे। फैसला करने के लिए हम लोग राजनीतिक दलों के माध्यम से नेताओं का चुनाव करते हैं, अपने अपने प्रतिनिधित्व भेजते हैं और वही लोग मिलकर हमारे लिए नियम कानून आदि का फैसला बनाते हैं। तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दल सरकार बनाते और चलाते हैं, लेकिन कोई राजनीतिक दल ही होता है जो कि सरकार का विपक्ष का भूमिका निभाता है, यानी सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करता है, यानी राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका में भी होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है वह है, किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है? सार्वजनिक क्षेत्र, पहले हम लोग जाने सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का इस रूप में दो क्षेत्रक होता है, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक, हालांकि एक मिश्रित क्षेत्रक भी होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकार या सरकारी तंत्र द्वारा जो क्षेत्र चलाया जाता है उसको कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे हमारा रेलवे, जैसे हमारा डाकघर, ये सब हमारा, या हमारा कहें जो संचार व्यवस्था, ये सार्वजनिक क्षेत्र में है। और निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र यानी जो निजी हाथों में होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो निजी क्षेत्र है। तो आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान देता है? तो मान लीजिए हमको कहीं पर सड़क बनाना हो, गांव गांव या गली गली सड़क बनाना होता है, क्या निजी कंपनियां वहां पर रुचि लेगी? लोग चलेंगे एक गली में, मान लीजिए कहीं पर जंगल का कोई गांव है, वहां 5 ही लोग जाते हैं, अगर टैक्स भी रखेंगे 100 रुपया कर कर, उसका 200 साल में नहीं उठेगा। वहां रोड बनाने के लिए क्या कोई प्राइवेट कंपनी योगदान देगा? नहीं देगा। तो वहां पर सरकार जनहित में क्या करती है, उस जगह पर रोड बिछाती है, बनाती है। तो जाने यानी बुनियादी संरचना के निर्माण और विस्तार के लिए द्वारा पूर्ण आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, जिससे कि हमको रोजगार का अवसर पैदा होता है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र जनहित में कार्य करता है ना। यह विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाता है और उन संसाधनों का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों में करता है। जैसे हम लोग मान लें हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में स्कूल है, तब हम लोग बिना फीस के वहां पढ़ने आते हैं। सरकार ड्रेस भी देती है, ताकि और भी अन्य सुविधाएं देती है, साइकिल देती है, स्कॉलरशिप देती है, कि भाई पढ़ लिख कर लोग आगे बढ़े। अगर वही चीज प्राइवेट हो जाए तो कहेगा अच्छा महीना में 2000 4000 रुपया फीस होगा, अलग अलग प्रकार का होगा, वो जो सार्वजनिक हित को देखकर चलाया जाता है वो नहीं चलेगा। तो हम लोग जान रहे हैं अर्थव्यवस्था के विकास में यानी आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह लोगों के बीच आय एवं संपत्ति में समानता लाता है। मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की नौकरियां क्रिएट होती है। सार्वजनिक क्षेत्र कर के लोगों को, जो कमजोर तबके के लोग हैं, बहुत सारे असहाय लोग हैं, उनको भी वो सहायता पहुंचाता है, ताकि लोगों के बीच में समानता बनी रहे, यानी आय के असमान वितरण को वो दूर करता है। सार्वजनिक क्षेत्र बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाने में पैसा अपना जोर देगा, बड़ी इंडस्ट्रियों को। तो लघु और कुटीर उद्योग, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, उनको सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है, हमारा प्रोत्साहित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 46 नंबर और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन पे, कि विश्व व्यापार संगठन क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले जाने, विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पहले इसका नाम हुआ करता था गैट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। वही बाद में बदलकर एक उरुग्वे दौर की वार्ता के फलस्वरूप 1995 ईस्वी में
WTO में बदल गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन में। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। हम लोग जान लें उसका स्थापना कब हुआ, 1995 में। किस दौर की वार्ता के फलस्वरूप, तो उरुग्वे दौर की वार्ता के फलस्वरूप हुआ। इसका काम क्या क्या है, क्या क्या उद्देश्य है, जो विभिन्न देशों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को बनाता है, जनरली उदार नियमों को बनाता है, ताकि विश्व के अन्य देशों से व्यापार आसानी से हो सके। सदस्य देशों के बीच व्यापार नीतियों को निर्धारित करता है, उसके लिए नियम बनाता है। खास कर कमजोर राष्ट्र, जो शक्तिशाली राष्ट्र है, वो तो अपने अनुकूल व्यापार नियम चाहते हैं, लेकिन कमजोर राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने का दायित्व भी यही विश्व व्यापार संगठन पर है ना। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। यहाँ लिखा ही हम लोग का स्थापना हुआ 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। इसका उद्देश्य क्या क्या है, तो विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। अगर कोई व्यापार संबंधित विवाद हो, अलग अलग, जैसे हम लोग जानते हैं कतर का दोहा में हुआ, खास कर कृषि सब्सिडी पर विवाद है। गरीब देश कृषि पर सब्सिडी अपना उतना नहीं दे पाता है, और अमेरिका देश जो डेवलप देश है, विकसित देश है, वो कृषि पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है। तो उसके कारण उसका कृषि उत्पाद सस्ता है, विश्व बाजार में आसानी से बिक जाता है, गरीब देशों का बिक नहीं पाता है। तो ये व्यापार विवाद जो होता है उसका समाधान करने का काम कौन करता है, हमारा विश्व व्यापार संगठन करता है। न्याय संगत व्यापार के लिए नियम सुनिश्चित करता है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, और नियमों का निर्धारण तो कर दिए, फिर उसका निगरानी करने का काम भी विश्व व्यापार संगठन करती है। और इस प्रकार से विश्व का आर्थिक विकास हो कि सब जगह रोजगार को बढ़ने का अवसर मिले, यानी रोजगार को बढ़ावा देने का काम भी विश्व व्यापार संगठन करता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे सेक्शन डी के लिए।